हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की अपने लास्ट वीडियो में धरातल के रूप बदलने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आकस्मिक बल के बारे में। पहले वाले वीडियो में हमने दीर्घकालिक बल के बारे में पढ़ा, जिनके कारण जो धरातल है उसमें परिवर्तन आता है। आज हम पढ़ेंगे आकस्मिक बल के अंतर्गत कि आकस्मिक बल क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्यशील वह बल जो दीर्घकाल तक कार्यरत नहीं अपितु कम समय के लिए ही कभी कभी लगता है, आकस्मिक बल कहलाता है। इसके अंतर्गत भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं, मतलब ऐसा बल जिसके कारण पृथ्वी के धरातल में परिवर्तन आता है, लेकिन ये कम समय के लिए लगता है और कभी कभी लगता है। ठीक है, टाइम इसका निश्चित नहीं है। तो ऐसा बल जो होता है वो आकस्मिक बल कहलाता है और इसके अंतर्गत भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, अब पहले ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे वोल्केनो कहते हैं, याद रखना। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक व बाह्य भाग में हलचल होती है और आंतरिक भाग से तप्त लावा बाहर निकलने लगता है। ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र है जिससे होकर पृथ्वी के भूगर्भ से गैसें, तरल, तप्त लावा, राख, धुआं, जल वाष्प आदि का उद्गार होता है और चारों तरफ फैल जाता है, जिससे शंक्वाकार पर्वत का निर्माण होता है। जिस छिद्र से तप्त लावा निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए अच्छे से इस चीज़ को याद करना कि जो ज्वालामुखी है उसका जो छेद होता है, ठीक है, जो छिद्र होता है, जो बेवर कहलाता है, उससे होकर क्या निकलता है, तो गैसें निकलती हैं, गर्म लावा निकलता है, राख निकलता है, धुआं, जल वाष्प, ये सारी चीज़ें निकलती हैं उससे। उसके बाद क्या करता है कि ये चारों तरफ फैल जाती हैं। चारों तरफ फैल जाती हैं तो इससे क्या होता है, जो शंक्वाकार पर्वत है उसका निर्माण होता है। ठीक है, और जिस छेद से ये सारी चीज़ें निकलती हैं उसे क्रेटर कहते हैं। ठीक है, तो क्रेटर याद रखना, उस छेद को कहते हैं जिससे ये लावा वगैरह निकलता है। ठीक है, उसे क्रेटर कहते हैं। अब नोट करने वाली चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट, तो धरातल के अंदर तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है, मतलब जो तरल पदार्थ उससे निकलता है। ठीक है, जो पर्वत है या जो पहाड़ है जिससे ये लावा निकल रहा है, तो उस तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। धरातल पर निकलकर फैल जाने पर इसे लावा कहते हैं। ठीक है, जब वो तरल पदार्थ निकलता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है, लेकिन जब ये धरातल पर फैल जाता है तब इसे लावा कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है, अच्छे से इस चीज़ को समझ लेना कि धरातल के अंदर से जो तरल पदार्थ निकलते हैं उसे मैग्मा कहते हैं, और जब धरातल पर निकल कर ये फैल जाते हैं तब इसे लावा कहा जाता है। अब ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से समय समय पर लावा, धुआं, वाष्प, गैसें आदि निकलती रहती हैं, सक्रिय ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 टाइप की हैं। एक सक्रिय होती है, तो सक्रिय में क्या है कि जो हमेशा सक्रिय बनी रहे। ठीक है, उसमें समय समय पर क्या है, लावा निकलता रहता है उसके मुंह से, धुआं निकलता रहता है, वाष्प, गैसें, ये सारी चीज़ें निकलती रहती हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, याद कर लेना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा जाता है कि माउंट स्ट्रोम्बोली किसका उदाहरण है, कौन से ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है माउंट स्ट्रोम्बोली। और याद रखना, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं। तो माउंट स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इससे लावा निकलता रहता है। तो लावा आप पता ही कि रेड कलर का होता है, लाल होता है, तो दूर से चमकता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। दूसरा टाइप है आपका प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, जिसे डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जो दीर्घकाल का शांत रहने के पश्चात आकस्मिक सक्रिय हो जाते हैं। मतलब वो क्या है कि लंबे समय तक क्या है कि वो शांत रहे, लेकिन वो अचानक सक्रिय हो जाते हैं। अर्थात जो अभी शांत हैं पर भविष्य में इनके उद्गार हो, उनमें मतलब उद्गार हो सकता है, उनसे लावा निकल सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी जो होते हैं वो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय तक क्या है कि वो शांत बने रहते हैं, लेकिन कभी भी अचानक सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कुछ अभी ज्वालामुखी है जो अभी शांत हैं, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि उनमें लावा निकलने लग जाए। ठीक है, उनमें उद्गार उत्पन्न हो जाए, जिनसे गैसें हैं, लावा, ये सारी चीज़ें निकलने लग जाए। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इटली का जो विसुवियस ज्वालामुखी है वो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। जापान का फ्यूजियामा जो है वो भी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसलिए याद रखना इन चीज़ों को, एग्जाम्पल सभी के याद रखना कि कौन से उदाहरण है। फिर तीसरा जो आपका टाइप आता है वो है शांत ज्वालामुखी। इसे मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ठीक है, शांत ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लंबे समय पहले उद्गार हुआ था पर अभी कोई उद्गार नहीं होता, ना होने की संभावना है, तो ऐसे ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। मतलब क्या है कि ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से उनमें उद्गार नहीं हुआ है और आगे भविष्य में भी उनमें उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है कि उनमें से लावा निकलेगा या मैग्मा निकलेगा, कुछ भी निकलेगा। ठीक है, गैसें, जलवाष्प ये निकलेंगी, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे ज्वालामुखी जो होते हैं वो शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके पोपा, किलिमंजारो और चिम्बोराजी। ये तीनों ही शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, इसलिए याद करना।
ठीक है, तीनों ज्वालामुखी हो गए। अब ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे देख लेते हैं। तो पहला है कि लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसलें की अच्छा पैदावार होती है। मतलब जो लावा होता है जो निकलता है, जो आपने देखा कि जो क्रेटर है उससे मैग्मा निकलता है और जब ज़मीन में फैल जाता है तो अब इसे लावा कहा जाता है। तो जो लावा होता है उससे काली मिट्टी बनती है, और जब ये काली मिट्टी में कौन सी फसलें अच्छी होती हैं, तो गन्ना है, कपास है, इन फसलों की जो पैदावार है बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, कपास की है और गन्ने की। दूसरा है आपका कि ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज बाहर आते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर आपको पता है खनिज बहुत सारे हैं, कभी कभी जब उद्गार होता है इनमें से तो कई अच्छे अच्छे जो खनिज होते हैं, बहुमूल्य खनिज जैसे सोना है या और कोई खनिज है, तो वो बाहर आ जाते हैं। तीसरा कि क्रेटर झील बनने पर पर्यटक स्थल बन जाते हैं। ठीक है, जब इनका जो आपको पता है क्रेटर क्या है, जिससे लावा निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं हम लोग, तो वो छेद कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फिर वहाँ पर क्या है कि झील सी बन जाती है, तो उसे क्रेटर झील कहा जाता है। तो क्रेटर झील जब ये बन जाती है तो इसे यहाँ पर पर्यटक आने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो पर्यटक के लिए एक स्थल बन जाता है ये। ठीक है, महाराष्ट्र में भी एक क्रेटर झील है। फिर फोर्थ है कि ज्वालामुखी विस्फोट से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, जब ये लावा जम जाता है, ठीक है, पहले तो पिघली अवस्था में होता है लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जम जाता है, तो इनसे क्या है, आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। ठीक है, जो टाइल्स वगैरह बनते रहते हैं ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट है हमारा भूकंप, अर्थक्वेक। 2017 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। भूकंप का साधारण अर्थ है पृथ्वी का हिलना। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किसी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अकस्मात कांप उठता है तो उसे भूकंप कहते हैं। मतलब भूकंप का साधारण अर्थ क्या है कि जब पृथ्वी हिलती है तो उसे हम कह सकते हैं कि भूकंप आया हुआ है। ठीक है, होता क्या है कि पृथ्वी का जो गर्भ होता है, जो सबसे निचला हिस्सा होता है, कह सकते हैं अंदरूनी हिस्सा जो होता है, उसमें किसी प्रकार की हलचल होती है। हो सकता है प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, या प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो किसी ना किसी कारण क्या होता है, उसमें हलचल उत्पन्न होती है। और जब हलचल होती है तो क्या होता है कि धरातल का कोई ना कोई भाग जो होता है वो अचानक हिल जाता है। ठीक है, कांप सा जाता है। ठीक है, अचानक हिल जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत वाइब्रेशन सी होगी, तो उसी को हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, भूकंप तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है, 2017 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया कि भूकंप मापी अंत यंत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखना, रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, जबकि भूकंपीय तरंगों के अंकन के लिए एक यंत्र का यूज़ करते हैं जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगों को जिससे हम नापते हैं उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, और भूकंप की जो तीव्रता है वो किससे नापते हैं, तो उसे रिएक्टर पैमाने से नापते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अच्छे से याद करना। जब हम तरंगों का अंकन करते हैं कि तरंगे कौन सी तरंगें आने वाली हैं, ठीक है, उनका जब अंकन करते हैं तो उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगों का अंकन करते हैं, जबकि भूकंप की जो तीव्रता है उसे रिएक्टर पैमाने द्वारा नापते हैं। ठीक है, दो चीज़ें याद कर लेना अच्छे से। भूकंपी तरंग, भूकंपी तरंगें तीन प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और धरातलीय तरंग। ठीक है, तो इसे डिनोट किससे करते हैं, तो प्राथमिक तरंग को आपको पी से डिनोट करना है, द्वितीयक को आपको एस से करना है, या धरातली को आपको एल से करना है। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी करके हो जाता है ये। तो प्राथमिक तरंग के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इन्हें अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। ये तरंगें अन्य तरंगों की तुलना में अधिक गतिशील व तीव्र होती हैं। ये तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इनकी विनाशकारी शक्ति न्यूनतम होती है। मतलब जो प्राथमिक तरंगें हैं, अगर हम बात करें तो इन्हें अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। ठीक है, ये अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, और अन्य तरंगें जो हैं उनकी तुलना में ये अधिक गतिशील होती हैं, मतलब काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं। ठीक है, और तीव्र भी होती हैं, तो गति इनकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। जैसे क्या कि पृथ्वी के केंद्र में अगर ये तरंगें चलती हैं तो सबसे पहले ऊपर तक पहुंचेंगी, धरातल तक। ठीक है, सबसे तेज़ी से पहुंचेंगी। लेकिन क्या है कि ये विनाश बहुत कम करती हैं। ठीक है, ये विनाशकारी इतनी नहीं होती, विनाशकारी जो शक्ति होती है इनकी न्यूनतम होती है। ठीक है, तो प्राथमिक तरंग के बारे में आप याद कर लेना। द्वितीयक तरंग के बारे में देख लेते हैं। ये अनुप्रस्थ या गौण तरंग के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, जो द्वितीयक तरंग है ये अनुप्रस्थ या गौण तरंग के नाम से जानी जाती है। इनकी गति पी की तुलना में कम होती है और विनाशकारी शक्ति पी से अधिक होती है। मतलब कहने का है कि जिनकी गति कम होगी वो विनाश में बहुत ज़्यादा होंगी, और जिनकी गति ज़्यादा होगी वो विनाश में कम होंगी। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो इन्हें अनुप्रस्थ या गौण तरंग के नाम से जाना जाता है, और इनकी गति जो होती है वो पी की तुलना में है, मतलब कि प्राथमिक तरंग जो है उनकी तुलना में कम होती है, लेकिन ये विनाशकारी अगर शक्ति देखें इनकी तो पी से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये होगी द्वितीयक तरंग। अब हम तीसरी तरंग की बात कर लेते हैं, धरातली तरंग। ये तरंगें पृथ्वी के बाह्य धरातल को प्रभावित करती हैं। इनकी गति सबसे कम होती है, वो विनाशकारी शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जो धरातली तरंग है ये क्या किसे इफेक्ट करती हैं, तो पृथ्वी का जो बाह्य धरातल है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, और इनकी गति सबसे कम होती है तीनों तरंगों में, लेकिन विनाशकारी जो शक्ति है इनकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सर्वाधिक होती है। तो ये तीनों तरंगें हो गई।
अब हम भूकंप के नकारात्मक प्रभाव और भूकंप के सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। ठीक है, तो नकारात्मक में क्या आ जाएगा, तो पहला है विनाशकारी प्रभाव कि बहुत सारा विनाश हो जाता है, तट के तट बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी जनधन की हानि होती है, भूस्खलन हो जाता है, कई जगह ज़मीन धंस जाती है। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाती है, और धरातल में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जो धरातल है, जब भूकंप आता है, आपको पता है कोई ज़मीन ऊपर हो जा रही, कोई नीचे हो जा रही, तो धरातल में भी प्रभाव आ जाता है। ठीक है, परिवर्तन हो जाता है। और सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो नवीन भू आकारों का बनना, कि नए नए आकार बन जाते हैं। हो सकता है कहीं पे पानी हो, समुद्र हो, वहाँ पर पृथ्वी आ जाए, मतलब धरातल आ जाए उस जगह पे, तो नए नए आकार बन जाते हैं। दूसरा कि खनिज पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है, कि जो जमीन जो पृथ्वी है उसके तल में जो भी खनिज दबे हुए हैं वो बाहर आ जाते हैं इसकी वजह से। तीसरा कि उपजाऊ मैदान व मृदा की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, जो नवीन मृदा है वो आ जाती है नीचे से ऊपर। लास्ट है आपका कि बंदरगाहों का विकास, कि जो बंदरगाह हैं उनका विकास हो जाता है भूकंप के आने से। अब लास्ट है आपका भूस्खलन, इसे लैंड स्लाइडिंग भी कहते हैं। भूपृष्ठ पर धरातली हलचल जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव, खड़े ढाल वाले पदार्थों का अचानक खिसकना भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, जो भूपृष्ठ है, जो पृथ्वी है, उसमें क्या जो धरातली हलचल होती है, जिससे क्या होता है कि पत्थर खिसक जाते हैं या गिर जाते हैं, या पथरीली ज़मीन जो होती है, ठीक है, पथरीली मिट्टी होती है, उसका बहाव होता है। ठीक है, पर्वतों से आपने देखा होगा कई बार होता है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें भूस्खलन होता ही रहता है। ठीक है, लैंड स्लाइडिंग आपने सुना ही होगा कि लैंड स्लाइडिंग होता ही रहता है। खड़े वाले ढाल जो होते हैं उनमें पदार्थों का अचानक खिसकना होता है, नीचे खिसक जाते हैं, तो सड़कों की सड़कें बह जाती हैं पूरी। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका भूस्खलन, जिसे लैंड स्लाइडिंग कहते हैं। 2016 में पूछा गया, तो याद रखना कि भूस्खलन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।